बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियां अमजद आप दोस्तों से मुखातिब हूँ फ्रांस से। तो यहाँ तो खासी सर्दी है, आज बर्फ़बारी भी थोड़ी सी हुई। उम्मीद आप तमाम दोस्त को काफ़ी देर के बाद लाइव करने का मौका मिला, तो मैंने कहा चलें थोड़ी सी बातें जो सोशल मीडिया पे चलती रहती हैं उन पे, या बाकी कोरोना की वजह से जो हालात हैं और मुख्तलिफ इश्यूज़, तो आप दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। हारिस साहब को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम हारिस साहब। बस पता नहीं, आपको ये टॉपिक भी मैंने ऊपर लिखा है कि हम फाशिस्ट सोच रखने वाले लोग हैं या जमहूरी सोच। तो उम्मीद है कि माशाल्लाह सारे पढ़े लिखे हैं और इसको समझ भी रहे होंगे मेरे कहने का मकसद क्या है। तो पिछले कुछ अरसे से जो मेरी एक ज़ाती राय है, बदकिस्मती के साथ हम मुतशद्दद किस्म की जो सोच है उसको ज़्यादा पसंद करते हैं, और जो म्याना रवी की या जमहूरी सोच कह लें, उसको रवादारी की सोच कह लें, जो हमारे दीन में भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्दाल का रास्ता बताया, वो कह लें, जो भी नाम उसको आप दे लें। आजकल के जदीद पूरी दुनिया में राइज जो हैं महज़ब मुआशरों के अंदर, तो मैं तो अपने मुआशरे को पाकिस्तानी होने की सीयत से, क्योंकि ज़ाहिर है पाकिस्तान से हूँ तो इधर तो अपने लोगों से ज़्यादा बाकी जो फ्रेंच हैं, यूरोपियन, उनसे भी, लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा जज्बाती कौम है और दलील से कम और धौंस से ज़्यादा अपनी बात दूसरे पे ठूंसने के आदी हो चुके हैं। हुक्मरानों से लेके नीचे तक उसमें ये रवैये होते हैं। तो बदकिस्मती के साथ हमारे यहाँ वो जमहूरी रवैये ना, उधर किसी ने उनको परवान चढ़ाने की कोशिश की, जिन्होंने की उनको दबा दिया गया, और जो अपने आप को जमहूरियत पसंद कहलाते हैं उनके भी अंदर असल में जमहूरियत नहीं है। इससे कुछ दोस्त इख्तलाफ करेंगे, ये अजीब सी बात, लेकिन अगर गौर करें तो आपको पता चलेगा कि हम, बस सख्त लफ्ज़ नहीं मैं कोई यूज़ करना चाहता कि मुनासिब नहीं है हमारे अंदाज, कि ख़ुद सबसे पहले एक मिसाल बनना चाहिए, तो फिर इंशाल्लाह कोई भी इस तरह के रवैये अख्तियार करने की ज़रूरत नहीं करेगा। जब हम अपोजिशन में हों तो सबसे मज़लूम, जब हम हुकूमत में आ जाएँ तो हमसे ज़्यादा को ज़ालिम और इस तरह ना बर्दाश्त करने वाला होता है। तो चंद एक दौर जो अच्छे पाकिस्तान में, आप उससे शायद इत्फाक करें या ना, जरदारी साहब के हवाले से अक्सर उन पे करप्शन के इल्ज़ाम लगते रहते हैं, लेकिन मैं एक क्रेडिट उनको देता हूँ कि जो उन्होंने रवादारी का और बर्दाश्त का एक मुजाहरा किया। थोड़ा टाइम मुस्लिम लीग के साथ उनकी कशमकश, वो जब सलमान तसीर गवर्नर थे उन्होंने ख़त्म कर दी गवर्नमेंट, वो एक तलखी का माहौल रहा, लेकिन मजमूई तौर पे मैं बात कर रहा हूँ, उनका दौर खासा बेहतर था, यानी कि जमहूरी जो हुकूमतें रही हैं उनके हिसाब से, कि मुखालफिन में उनके अंदर वो इतना वो सख्ती या वो नहीं था कि बिल्कुल ही दबा दें इनको। बहुत चीज़ें वो सीख चुके थे कि इसका रिज़ल्ट क्या निकलता है, क्योंकि सबसे पहले तो भुट्टो साहब की फैमिली से उन्होंने देखा कि किस तरह के लोग उनके इर्द गिर्द जमा हो गए और क्या माहौल 4-5 साल के अंदर कर दिया उन्होंने। तो वो उस चीज़ से खासे दूर रहे, और मुहतरमा को अगर मौका मिलता, जिस तरह उनको शहीद कर दिया गया, तो वो एक पाकिस्तान के लिए शायद मिसाल कायम करके जाती वो खातून, कि किस तरह एक अच्छे अंदाज में हम महज़ब अंदाज में मुआशरती और सारे सियासी मामलात को एक सिविलाइज्ड अंदाज में चला सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती के साथ वो एक बड़ी खौफनाक साजिश थी, जिसके खौफनाक नतायज भुगत रहे हैं और मज़ीद आगे चल के भुगतेंगे।
वो उसका शिकार हो गई खातून और उसको शहीद कर दिया गया। तो अब इमरान खान साहब आए हैं, ये बस बदकिस्मती के साथ अपोजिशन में थे उस वक्त भी, बजाय इसके कि खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ अपनी काम करते, वो लोगों के सामने चीज़ लेके आते, उसकी बजाय वो भी इन्होंने धरने और इस तरह के माहौल में गुजारा। और अब हुकूमत में रहते हुए भी ये इनका एक वो ख़ास जहन बन गया, पता नहीं हर वक्त गालम गलोच इनके वज़रा करते हैं और ये भी उनकी वो शाबाश देते हैं कि बिल्कुल अच्छा किया, ये वो इस तरह की चीज़ें सुनने में आती हैं, निकलती भी हैं, देखने में भी आती हैं, मालूम भी आदमी को हो जाता है कि ये बिल्कुल किया जा रहा है। तो आदमी के रवैये सबसे बड़े होते हैं कि वो रवादारी के हैं या धौंस और फाशिस्ट रवैये हैं। तो मैं तो कम से कम मुनासिब नहीं समझता, और ये इनको समझना चाहिए, क्योंकि कोई भी अगर उनका खैर ख्वाह होगा तो उनको यही समझाएगा कि अपने अंदर नरमी पैदा करें। हुक्मरान या कोई भी हो जो पावर में हो, वो अपने अंदर नरमी रखे। अपोजिशन ने तो हमेशा शोर करना है, निशानदेही करनी है, उनका काम होता है, मीडिया का ये काम होता है, लेकिन हुक्मरानों का ये काम नहीं होता कि उनका जवाब दें। वो अपने काम उनके बोलने चाहिए, ना कि वो ज़ुबान उनकी बोले और काम चुप हों। तो ये रद्द-ए-अमल मैं चाहूँगा कि अगर ये कर सके हमारे जो हुक्मरान है इस वक्त पाकिस्तान में, जिसकी कि मुझे उम्मीद कम ही लग रही है, जिस तरह का माहौल आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप हो रहा है, और ये बहुत खौफनाक होगा, बहुत। यानी कि ये वो कुछ लोग सवाल मैंने आज ही किए तो कहते जी और कोई नहीं कर सका। तो ये भी मैं आपको बात कर दूं कि खान साहब के ख़िलाफ़ जो माहौल बना के इनके साथ किए जाने वाला है, एक प्लानिंग है, वो भी शायद आपने तारीख में पहली दफ़ा देखेंगे। ये शायद मेरी बात आपको अजीब सी लगे, लेकिन ये अल्लाह ना करे वो दिन आए जैसे हमने अपने एक मिब्बे वतन और इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को ज़ाया किया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शहीद एक डिक्टेटर के ज़रिए करवाया हम पाकिस्तानी कौम ने। खुदा ना करे कि ये हादसा दोबारा हम नहीं देखने के मुकम्मल हो सकते। तो रवादारी का कल्चर अपनाएं और एक दूसरे के साथ बर्दाश्त का माहौल पैदा करें। ये नहीं कि एक बात आदमी करता है टीवी पे या सोशल मीडिया पे, उसको पीछे वो ग्रुप बने हुए हैं, वो सारा फ़ौरन चढ़ दौड़ते हैं। तो ये कोई मुनासिब रवैया नहीं है, ये आपको खैर ख्वाही या कोई अच्छी बात नहीं कर रहे, उसका नुकसान होगा। और जो लोग करेंगे कल को उनको उससे ज़्यादा मल्टीप्लाई होके उनके सामने वो नताइज आएंगे। ये मुशर्रफ साहब का देख लें, कितना उनके अंदर तकब्बर और गुरूर था, आज वो पाकिस्तान नहीं जा सकते। और उनके साथ जो थे चौधरी साहब, वो पीपल्स पार्टी में भी गए हैं, अब इधर भी छुप के बैठे हुए हैं इस गवर्नमेंट में भी, वो भी मुशर्रफ का साथ देने से गुरेज़ा हैं। तो ये इबरत हासिल करनी चाहिए जो फ़रौनियत का मुजाहरा करते हैं कि इस तरह की हरकतें ना करें और रवादारी का कल्चर और जमहूरी अंदाज उसी को अपनाएं। क्योंकि ये एहतसाब के नाम पे ये ड्रामा अयूब खान के दौर से शुरू हुआ, फिर अमीरुल मोमिनीन का दौर आ जाता है जनरल ज़िया उल हक का, उन्होंने ये इस्तेमाल किया, यहिया खान ने भी ये उससे पहले इस्तेमाल किया था, फिर मुशर्रफ साहब आ गए, उन्होंने भी ये किया। तो तकरीबन 35-40 साल से हम यही ड्रामा सुनते आ रहे हैं जी, एहतसाब एहतसाब एहतसाब। वो इतने मुकद्दस नाम का हमने हुलिया तक बिगाड़ दिया। अब वो एहतसाब कम और गाली बन चुका है, और जो भी एहतसाब का नाम ले आदमी को फ़ौरन हंसी छूट जाती है कि ये अपने अभी मुखालफिन को गालियाँ निकालेगा और उनको तजलील करने के लिए ये नाम और उसके ज़रिए फिर सारा वो माहौल क्रिएट करके उस पर किया जाएगा। आज ही एक वाक़या लाहौर में हुआ, उस पर हमारे दोस्त बड़े हैं जी, फ़लाँ फ़लाँ। ओ यार, इतनी आपके अंदर जुर्रत है, और बड़े बड़े नाम है पाकिस्तान के अंदर जो की हुई है, लेकिन वो आपके साथ है, वो आपकी जुर्रत नहीं होती। वो हुकूमत में शामिल हुए, जैसे अक्सर अयूब खान के साथ जो शामिल हो जाता था, एबडो का कानून उस पर नहीं लगता था, वरना फातिमा जना जो कैद आज़म की सिस्टर थी, वो गद्दार है, उसको कुतिया भी कहा जाता रहा, उसके गले में भी डालने वाले थे तख्ती। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। इसी तरह ज़िया उल हक के दौर में हुआ, पीपल्स पार्टी को तोड़ने के लिए कॉम्प्रेस जमातों का साथ उनको मिला के GM सैयद साहब को और मुख्तलिफ जगहों पे, जिनके मैं नाम लेना अब मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि पुरानी अगर हिस्ट्री में फंसे रहेंगे
तो उसका फ़ायदा नहीं होगा। पुरानी जो अपनी तारीख है उससे आप सबक हासिल करें और आइंदा के लिए अहद करें, तौबा करें कि उस तरह की संगीन गलतियां हम लोग नहीं करेंगे जो पहले हम कर चुके हैं। और जब मशरकी पाकिस्तान का जिक्र करे कोई, उसको तो कहते हो नहीं 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 नहीं, वो बहुत दूर थे, 1000 मील का फ़र्क था, तो किस तरह हमारे साथ चलते। वो ये भी एक फाशिस्ट रवैया है हमारा। भाई क्यों? पाकिस्तान बनाने वाले तो वो लोग थे, हम कौन थे? हम लोगों ने तो कोई इतनी कुर्बानी नहीं दी। मशरकी पाकिस्तान वो अक्सरियत था, बल्कि अगर इतनी हमारी इस्टेब्लिशमेंट उनसे खौफजदा थी, जैसे कि अयूब खान साहब अक्सर उनको कहते थे कि दफ़ा हो जाओ, उन्होंने कहा था आप दफ़ा हो जाएं, अगर आप असल मालिक तो हम हैं पाकिस्तान के। तो उस मौके पे भी यही एक फाशिस्ट सोच का मुजाहरा किया गया, क्योंकि वो डेमोक्रेटिक सोच के लोग थे। अनपढ़ लोग भी उनके, ये पढ़ने से या लिखने से नहीं आती, ये एक अल्लाह ताला की तरफ से भी सोच होती है। तो उनके अंदर वो ज़्यादा थी, वैसे भी वो पढ़े लिखे थे। तो बदकिस्मती के साथ हम लोग, खुसूसन पंजाब और मगरबी पाकिस्तान जो था उस वक़्त, तो हम लोगों के अंदर वो चढ़ते सूरज के पुजारियों की अक्सरियत थी। और जो भी इस तरह की बात करता था उसको मुल्क दुश्मन, गद्दार, इंडिया का एजेंट, और पता नहीं इसराइल का एजेंट, अफ़गानिस्तान का एजेंट, या जो भी हो उस वक़्त उस पर लेबल फ़ौरन लगा देते हैं। अयूब खान ने फातिमा जना पे भी इंडियन एजेंट का, और लोगों पे किसी पे अफ़गानिस्तान के एजेंट का, इसी तरह बाद के अदवार में किसी पे इराक के एजेंट का, किसी पे लिबिया के एजेंट का, कभी किसी पे अमेरिकन एजेंट का, किसी पे रशिया के एजेंट का। ये मुख्तलिफ लेबल हमने जेबों में रखे होते हैं। दाएं हाथ वाली जेब है, बाएं तरफ वाली जेब है, दाएं तरफ वाली जेब है। ये अब ख़त्म करें यार, आप आगे बढ़ें और बेहतरी की तरफ जाएं। और पहले, क्योंकि मैंने 70 का दौर खुद अपनी आंखों से देखा है और उसके रिज़ल्ट भी अक्सर मैं दोस्तों से बात करता हूँ, वो ना भूलने वाला दौर है। यानी कि बहुत आपस में जो खौफनाक किस्म की एक वो बढ़ गई थी तलखी, उसका नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ पाकिस्तान को। तो खुदा के लिए बस यही गुजारिश है कि वो तलखियाँ अब दोबारा ना करें। वो अंदाज़े हुकूमत या अंदाज़े जो गुफ्तगू है सबका, हुक्मरानों का, अपोजिशन का, तमाम सियासी पार्टियों का, खुदारा वो अख्तियार ना करें, वरना हम बहुत ज़्यादा पछताएंगे। क्योंकि अल्लाह ताला ने ये मुल्क दिया है और उसके बाद आधा मुल्क, आधा क्या बल्कि ज़्यादा, वो हमसे अलग हो चुका है। तो बचा खुचा जो है इसको बचा के रखें, और जो अच्छा एक असूल है जमहूरियत का उसको अपनाएं, उसी के ज़रिए लोगों की आवाज़ सुनें। और ये सबसे पहला जो काम करने वाला है, ये गद्दारी की जो फैक्ट्रियाँ हमने लगा रखी हैं जगह जगह फतवे देने की, किसी को मज़हब के नाम पे, किसी को इलाके के नाम पे, किसी को ज़ुबान के नाम पे, ये इसको बंद करें। और जो महब वतनी का हमने एक रखा हुआ सर्टिफिकेट के पिंडी से जो तमग़े महब वतनी का लेके आए, वो महब वतन है। बाकी सब गद्दार और काबिल नफ़रत है, इनको दबा दो, इनके ऊपर बुलडोज़र चढ़ा दो। इस तरह के फ़िक्रे अक्सर लोग लिखने को करते हैं। भाई बुलडोज़र चढ़ा के सद्दाम ने भी बहुत देख लिए, बशार अल असद ने भी बहुत देख लिए, शाह ईरान ने भी बहुत चढ़ाए थे, और आज किधर हैं वो लोग? सद्दाम का भी 99 से ऊपर, तकरीबन 100% कह लें कि उसका रिज़ल्ट उसकी हिमायत में आता था। तो बाद में उसका इख्तिताम किस तरह हुआ, मुझसे शायद बेहतर आप जानते हो। क़ज़ाफ़ी साहब का किस तरह हुआ, वो भी मुझसे बेहतर जानते होंगे। तो मेरे ख्याल में ना ही मैं इतने नाम आपको गिनवाऊं ताकि आपको कुछ और सोचने पर मजबूर हों। तो थोड़ी को ज़्यादा समझें, मेरे इशारे को ही पूरी तफसील समझ लें तो ज़्यादा बेहतर है। कि अगर हमारी इज़्ज़त, सबकी इज़्ज़त, और सबको मौका मिलेगा अपना अच्छा प्ले अदा करने का, किरदार, रोल, मुल्क की खिदमत के लिए, अवाम की खिदमत के लिए, अपनी भी इज़्ज़त कह लें,
दूसरों की भी इज्जत कह लें, वो जमहूरियत के अंदर है और किसी चीज़ के अंदर नहीं है। कुछ लोग आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है जो दीन के नाम पे जमहूरियत को गालियाँ निकाल रहे हैं, वो भी इंतहाई अफसोसनाक है। बल्कि मेरे ख्याल में तो जितनी हमारे दीन के अंदर, इस्लाम के अंदर जमहूरियत है, किसी और जगह शायद ना हो। कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक के बाद वही हैं कित्ता क़यामत, खातमुल नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप भी सहाबा इकराम से मशवरा किया करते थे, तो आगे से सहाबा इकराम कहते थे कि या रसूल अल्लाह, अगर तो अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म है तो लब्बैक, हम खामोश। तो अगर आप अपनी राय मांग रहे हैं तो फिर हम कुछ बोलने की गुजारिश करेंगे। तो आप फरमाते थे कि नहीं, मैं आपसे मशवरा ले रहा हूँ। तो फिर वो यानी कि इससे बढ़कर और जिसको शूरा कह लें, ये शूरा का लफ्ज़ अरबी ज़बान का है और पाकिस्तान के अंदर पार्लियामेंट के लिए मजलिस शूरा है लफ्ज़, कानून के अंदर जो लिखा गया है। तो हम लोग कौन सी जमहूरियत और किस तरह का उसका हशर कर रहे हैं? समझ नहीं आती कि हम लोग पता नहीं सारी दुनिया के तजर्बात हमने अपने मुल्क पे ही करने हैं, अपने ही लोगों पे करने हैं। किसी को गद्दार करके उसको बाहर फेंक दो, किसी को फांसी लगा दो, किसी का जहाज़ फट जाता है और किसी का नाम लेवा कोई नहीं होता। तो क्या रवैये हम क्या यानी कि चाहते हैं हम? शायद आप इसको ऐसे ही समझ रहे हो कि बंदा पता नहीं कोई एक्टिंग कर रहा है। बाहर रहते हुए आदमी को ज़्यादा एहसास होता है, छोटी छोटी जो हमारे मुल्क के अंदर जिस जगह हम पैदा हुए हैं, बड़े हुए हैं, तो बाद में इधर आए हैं, तो जब चीज़ें आदमी देखता है तो ज़्यादा अफसोस और दुख होता है कि जब हम भी लोग उधर जाते हैं, महीना 2 महीने आदमी रहे तो इतनी वो चीज़ नहीं रहती, आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती। तो बाज़ औक़ात आदमी जब फ़ोन करके दोस्तों से पूछता है, यार ये क्या हुआ, फ़लाँ क्या हुआ, वो कहते हैं आप लोगों को इतनी क्या है, क्यों फ़ौरन पता चल जाता है, इतनी दिलचस्पी रखते, सब ठीक चल रहा है, बेहतरीन ज़िंदगी गुजर रही है, कुछ भी नहीं है, हर चीज़ ज़बरदस्त है। बंदा कहता है अच्छा चलो यार ज़बरदस्त है, तो बस मज़े करो। फिर आज महंगाई देख लें किस हद तक पहुँच चुकी है। तो अगर हम कहते हैं कि नहीं 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 सब अच्छा है, तो मज़े करें आप यार। हमको क्या, हम तो अल्लाह का शुक्र है इज़्ज़त के साथ अपना गुजर बसर कर रहे हैं। तकलीफ़ तो उधर जो हमारे बहन भाई जानने वाले दोस्त अहबाब उनको हो रही है, लेकिन अगर वो खुश हैं तो अल्लाह पाक उनको खुश रखे। अगर नहीं खुश तो उसके लिए सोचना चाहिए कि कौन कौन सी हमारी गलतियां हैं, कौन कौन हमें इस्तेमाल करता है मुख्तलिफ मौक़ों पे और कैसे हम इस्तेमाल होते हैं। जी वालेकुम सलाम चौधरी साहब जी, हुक्म करें। आपने लिखा है गुस्सा नहीं करना मियाँ साहब। जी मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं कर रहा ब्रदर, आप सवाल कोई भी पूछना चाहें पूछें। तो बस यही है कि जमहूरियत को चलने दें, गद्दारी के सर्टिफिकेट बनाने और बांटने बिल्कुल बंद करने चाहिए अब, क्योंकि ये बहुत बड़ी दुश्मनी है अपने आप से, अपने मुल्क से, अपने मुस्तकबिल से, बहुत बड़ी दुश्मनी है। दुनिया में किसी जगह ऐसे नहीं होता, डेमोक्रेटिक जो कंट्रीज़ हैं उनके अंदर, कि किसी पर गद्दारी का फतवा लगा दिया जाए। गद्दारी का मतलब समझते हैं आप क्या होता है? उसकी सज़ा फांसी है। क्या जुर्म किया अगर आदमी कोई आपकी राय से इख्तलाफ कर रहा है, आप उसको गद्दार बना रहे हैं, उसको कहते हैं इसके ऊपर बुलडोज़र चढ़ा दो। यार खुदा का खौफ करो, एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत के कत्ल के बराबर है, और आप कह रहे हैं कि लोगों पे बुलडोज़र चढ़ा दो, इन तुन के रखो, इन्हों साह ना लैन दिओ, ये अपोजिशन वालियां नूं ऐ कर दिओ, वो कर दिओ, इन्हों दी पहली बारी ऐ कीता, पहली बारी खान साहब ऐ कर दिओ, चुप के रखो कम। क्या इससे हासिल करना चाह रहे हैं हम? यानी कि आप लोग जो खान को भड़का रहे हो उसके बहुत बड़े दुश्मन हो आप लोग। यही वारदात
जब सिकंदर मिर्जा ने की उसके साथ लोगों ने मिलकर किया। अयूब खान जब आया उसके साथ भी बड़े बड़े मिले थे। चुक के रख भाई अयूब खान, तेरे वर्गा बंदा कोई नहीं। कहता तुंदी भैन ये तो कुत्ती है, गले च पाओ इन्हां दे, खिंचो। गुजरांवाला के अंदर एक बगैरत अभी भी जिंदा है, गुलाम दस्तगीर खान उसका नाम है। मैं नाम भी लूंगा क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि वो नाम कोई नहीं लेता, उसका नाम लेके बता रहा हूँ। मुस्लिम लीग में है। उसके बेटे खुर्रम दस्तगीर को चाहिए इस बात पे वो माफ़ी मांगे कि उसके बाप ने, बल्कि वो जिंदा, वो आके एक दफ़ा कौम से माफ़ी मांगे कि उसने ये गलती की। जुल्फ़कार अली भुट्टो वो उसको कहता है इसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, इसका कुछ और इलाज। उसके नवासे को चाहिए वो इस बात पे माफ़ी मांगे। जिसने उस पाकबाज खातून पे इल्ज़ाम लगाए उसके बच्चों को चाहिए, खुदारा जमहूरियत की बका अगर चाहते हैं तो माफ़ी मांगे आप। और सबसे ज़्यादा गौहर अयूब को माफ़ी मांगनी चाहिए अपने दादा के लिए कि उसने जो गलत हरकतें की। उसको कत्ल कराने में अयूब खान का बेटा, गौहर अयूब का बाप, वो शामिल था। आज भी अगर शर्तन कह रहा हूं, ये शरीफुद्दीन पीरजादा ने भी उस वक्त करने की बात की थी। इधर पेरिस के अंदर एक जलसा था, उसमें भी मैंने बात की तो बहुत वो शोर मचाया था। हरीपुर हज़ारा के मेरे ज़ाती दोस्त थे, उन्होंने कहा नहीं ये आपने क्या बात कर दी। आज भी जदीद टेक्नोलॉजी है, फातिमा जना की आप कर लें, ये गौहर अयूब साहब भी जिंदा है, डीएनए मैच करवा लें इनके, मिल जाएंगे आपको डीएनए उनके भी। गला दबा के उसको मारा गया खातून को। क्या सलूक हम कर रहे हैं जो मुल्क को कुछ देने के आते हैं। अजीब है यार। भुट्टो साहब का दौर आया, ठीक है जी, मेरा इख्तलाफ उनसे रहा, लेकिन उस आदमी ने क्या किया डॉक्टर कदीर ने मिलके, तो हम लोगों ने उनके साथ क्या किया, उसको फांसी पे लगा दिया। डूब मरना चाहिए हमको। एक प्राइम मिनिस्टर को हमने फांसी दे के बड़े खुश हो रहे हैं, वो बड़े जुल्म कीते सी जी उन्हें भी। वो यार जुल्म की सजा उसको उस हद तक दो, बाकियों को भी दो। इधर पूरी दुनिया में कभी नहीं होता किसी को फांसी चढ़ा के वो सुकून से रह गया। फिर टर्की में भी बहुत फांसी दी थी उन्होंने, डिक्टेटरों ने, अदनान मंदरस को। आज तैयब अर्दगान ने जाके, आज से मुराद के काफ़ी देर महीने हो चुके हैं, एक जजीरे के अंदर ले जाके डिक्टेटरों ने, मिलिट्री वालों ने, जो उधर भी बहुत इस तरह अजीज हमवतनों अस्सलाम वालेकुम हर दफ़ा हो जाता था पाकिस्तान से बढ़ के, उसको फांसी दी थी जजीरे में। उसकी अब कब्र पर अजायब घर बना हुआ है। तो भुट्टो को जिसको कत्ल कर दिया गया, अदालती कत्ल है, आज तक हमने माफी नहीं मांगी। आज तक कोई भी खुल के ये कहने को तैयार नहीं कि ये गलती हुई। मैं मानता हूं, मैंने खुद भुट्टो साहब के खिलाफ तहरीक में हिस्सा लिया हुआ है, मैं अपनी गलती मानता हूं। अब समझता हूं कि उस वक्त किस तरह सारे सियासतदानों को खिलाफ भुट्टो साहब के जरिए उनकी ज़बान से किए गए अल्फाज से, उनके रद्द अमल से, उनके तर्ज अमल से, मुस्तफ़ा खर साहब ने, कौसर न्याजी साहब ने, और बड़े बड़े लोग थे। चुक के रखो काम, तुन के रखो ना, वो भी ऐसे ही कहते थे जैसे आजकल सुनने को आ रहे हैं। तो देख लें, ना कौसर न्याजी पीपल्स पार्टी में रहा, ना मुस्तफ़ा खर रहा, और ना इस टाइप के लोग जो असले जमा करके, मैं खुद देखी है फायरिंग डायरेक्ट बड़ी बंदूकों से फायरिंग एक दूसरे पे होती थी। तो कोई अच्छी चीज तो नहीं है। उस वक्त बात आती थी जी वो इसमें अमेरिकन डॉलर इस्तेमाल हो रहे हैं, पीछे पता नहीं सफेद आती है, काला आती है, ये कौन सा, हम समझते थे ये मजाक है। लेकिन बाद में पता चलता कि जब कोई चीख रहा होता तो वाकई वो सही बातें कर रहा होता, लेकिन हम बाज़ औक़ात फिर उस वक्त उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं होते, क्योंकि जब आप लोगों के साथ इतनी ज्यादती के बाद उसके साथ ज्यादती होती तो कोई नहीं फिर मानता। फिर हर आदमी जिसके साथ ज्यादती हुई होती है वो ताली बजाने वाले गिरोह में शामिल हो जाता है। तो इमरान खान साहब, मेरी आपसे गुजारिश है
कि इस वक्त आप अपोजिशन के साथ जो रवैया अख्तियार किए हुए हैं, लोगों के घर आज लाहौर में आपने गिराए हैं और बड़ी उछल कूद हो रही फेसबुक पे, वाह 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 वाह, तारीख में पहली दफ़ा, तारीख में पाकिस्तान की ये पहली दफ़ा कर दिया। वो कोई बात होती उनके शुरू से लेके आखिर तक यही फिक्रा, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा। यार ये भी पहली दफ़ा ही हुआ कि एक सीट और बाद में वज़ीर आज़म बन जाए आदमी, ये भी याद रखा करें। किन लोगों ने बनाया आपको, और एक दो सीटों का फ़र्क रख के जब भी आपके पाँव के नीचे से वो कारपेट खींचना चाहिए वो खींच सकते हैं, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। और क्या गेम इस वक्त चल रही है, आप बहुत ही भोले बादशाह अगर उसको नहीं समझते, या फिर आप बहुत माशाल्लाह चालाक हैं जो उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मैं इसकी दाद दूंगा आपको कि आपने एस्टेब्लिशमेंट को अपने आगे बतौर शील्ड रखने का जो कारनामा सर अंजाम दिया है, एक पेज वाला, उस पे मैं खान साहब आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। वरना आज तक किसी भी मुंतखब वज़ीर आज़म ने, सदर ने या सियासतदान ने एक पेज का नारा कभी नहीं लगाया था। भाई वो आपके अंडर है, आपकी वजारत दफा के बाद एक सेक्रेटरी नाम का कोई बंदा होता है, उसके आगे फिर आर्मी चीफ होता है, फिर आगे सारे मुख्तलिफ जितने भी हैं दफाई मामलात वो सारे चलते हैं। तो आपने तो शील्ड बना दिया उनको। फौज तो पाकिस्तान की होती, किसी पार्टी पीटीआई की, मुस्लिम लीग नून की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, जमात इस्लामी की, एमक्यूएम की, वली खान की, या मौलाना फजलुर रहमान साहब की, उनकी तो नहीं होती। फौज होती है मुल्क और अवाम की हिफाजत करने के लिए, ना कि बतौर शील्ड उनको इस्तेमाल किया जाए। और जो गालियां पड़े, आप आदमी छुप जाए पीछे कि जी मुझे नहीं पता, ये हम एक पेज पे हैं, तो गालियों का रुख करने में हाँ साहब आपने कमी नहीं आने दी। माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से आपने ये गेम खेली है, तो इस पे मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। तो वो भी समझते हैं जिनके साथ आप गेम कर रहे हैं कि आप उनको जलील कर रहे हैं। रोज़ाना बैठा के सामने दो उनकी वीडियो क्लिप्स पीटीवी के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, ट्वीट के ज़रिए, आप एक साइड पे आर्मी चीफ बैठे होते हैं और एक साइड पे वो जो इंटेलिजेंस एजेंसी है हमारी, उसका चीफ बैठा के आप तस्वीर खंंचवा के जारी कर रहे होते हैं। तो मुझे तो वो चीज़ नहीं भूलती जब बाजवा साहब की एक तस्वीर साबका वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ साहब के साथ थी, तो बड़ा वो लोगों ने एतराज़ किया था कि ये तो तौहीन है आर्मी चीफ की कि प्राइम मिनिस्टर के सामने बैठे। तो इस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर है उसने तो सुपर बालादस्ती की मिसाल कायम कर दी कि वो नवाज शरीफ ने तो एक दफ़ा तस्वीर बाजवा साहब की लगाई थी, तो हमारे वज़ीर आज़म जो मौजूदा हैं ये तो तकरीबन हर हफ्ते अब लग रही हैं दो तस्वीरें। और कभी उन तस्वीरों में वो कुत्तों के साथ उधर वो खेल रहे होते हैं, उनको खुराक दे रहे होते हैं, और उसी जगह पे फिर वो आर्मी चीफ को और आईएसआई के चीफ को बिठा के वो तस्वीरें, मुझे तो नहीं समझ आती। कुत्तों वाली तस्वीरें भी उसी जगह पे, और दो इंतहाई जो अहम हमारे महकमे के सरबराह हैं उनको बिठा के तस्वीरें जारी करने का मकसद क्या है? यानी कि उनकी इज्जत अफजाई कर रहे हैं या उनकी तजलील कर रहे हैं? आप उनको सियासत में ना लेके आए, उनको अपना काम करने दें। आप अपना काम खुद करें सियासतदानों के साथ। मैं तो समझता हूँ जब से ये शेख रशीद साहब बने हैं, इख्तलाफ कर सकते हैं आप लोग भी, लेकिन ये अच्छा कर रहे हैं कि अपोजिशन के ख़िलाफ़ कोई इतना मुहाज़राई या इस तरह की चीज़ नहीं, उनको जलसे करने की भी इजाज़त दे रही, और कोई कंटेनर वगैरह नहीं लगाए जा रहे। बहुत अच्छी बात है, शेख साहब बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप मुबारकबाद के लायक हैं। आप इख्तलाफ हो सकते हैं आपके तरीक़ाकार से या मुख्तलिफ चीज़ों से, लेकिन ये जो आप कर रहे हैं इस पर मैं आपको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। ये पिछले दिनों इलेक्शन कमीशन के सामने
अपोजिशन ने जो प्रोग्राम किया था एहतजाज का, बहुत अच्छा किया आपने। एहतजाज सिविलाइज माशरों में होता है, और ये देख ले एक शीशा तक नहीं टूटा। अगर यही बदमज़गी उस वक़्त हुकूमत की तरफ से हो जाती तो फिर मुजाहिरीन ने भी करना था। वो यानी कि ज़्यादा एक किस्म का हाईलाइट कर देती गवर्नमेंट खुद ही मुजाहरे को, तो ज़्यादा बेहतर आप करने दें। हाँ, कानून को किसी को नहीं हाथ में लेना चाहिए, किसी को भी। ये बिल्कुल मत इजाज़त दें को तोड़ फोड़ करे, और मुल्क की चीज़ें हमारी चीज़ें हैं उनको नुकसान पहुँचाए, ये कतई नहीं होना चाहिए। जुलूस निकालना बेशक दिन में 3 निकालें, सुबह दोपहर शाम रात 3 दफ़ा जुलूस निकालें, लेकिन किसी को तोड़ फोड़ की, जलाओ घराओ की इजाज़त नहीं होनी चाहिए ना, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल पुरअमन अंदाज में आए, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं, मैक्सिमम तादाद में वो अपोजिशन के लोग अपने लोगों को लेके आएँ, और किसी को उसमें खलल डालने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। ये रवायत हमें शुरू करनी होगी। फ्रांस, यूरोप, ये बहुत कुछ सीख चुके हैं यहाँ पे। ये तलखियाँ, एक दूसरे को कत्ल करना, इनकलाब के बाद उनको मारना जो इनकलाब लेके आए, सारा कुछ ये तमाशे हो चुके हैं इधर। उसके बाद अब इतना ये समझ चुके हैं कि एक दूसरे के खिलाफ इस हद तक जाने का वो सोच भी नहीं सकते। तो बस यही गुजारिशात हैं, चंद एक, जो आप इसको अच्छी कह लें या बुरी कह लें, लेकिन ये दिल की बातें हैं आप लोगों से, दोस्तों से करने को दिल कर रहा था। बड़ी देर हो गई थी, लाइव नहीं किया था। कि खुदा पाकिस्तान को बचा के रखें, इसकी हिफाजत के लिए जिनकी जिम्मेदारी वो हिफाजत करें, जिनका काम इसको चलाना है, सिविलियन का मेरी मुराद है, वो इसको आसान अंदाज में चलाएं। सिविल ब्यूरोक्रेसी भी अपना अंदाज एहसन अंदाज में अदा करे। और ये जो एक रवायत शुरू हो गई है कि रिटायर्ड मिलिट्री के आदमियों को सफ़ीर और हर महकमे में लगाया जा रहा है, ये खुदा के लिए बंद कर दें। हमारे सफारतकार इंतहाई समझदार हैं, हमारे नौजवान इंतहाई इंटेलिजेंट हैं, उनको आने दें। PIA का जो हमने बेड़ा गर्क कर दिया आज तक, फिर आप कहेंगे कि ये इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बहुत बोल रहा है। आज तक जितना भी आप देख लें, सबसे ज़्यादा अरसा फ़ज़ाइया के सरबराहान उस पर रहे हैं। उसमें नूर खान साहब, बहुत अच्छा उनका किरदार था, उन्होंने PIA को बहुत किया, लेकिन बाकियों ने उसका बेड़ा गर्क करके रख दिया। और PIA दुनिया की एयरलाइनों को खड़े करने वाली एयरलाइन का हाल हमने ये कर दिया कि कभी हमारा वज़ीर उस पर एक इल्ज़ाम लगा रहा है कि पायलट जाली लाइसेंस रखते हैं, और कभी हमारे जहाज़ को पकड़ा जा रहा है, और यूरोप में बिल्कुल हमारी फ़्लाइट नहीं आ रही, जिसकी वजह से पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा परेशान है। बस अल्लाह पाक हमको हिदायत दे, और पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई और कर्ज़े लेने से जो इतना हम इंटरनेशनली बैनुल-अक़वामी अदारों के चंगल में गिरफ़्तार हो चुके हैं, उससे निकलना चाहिए और अपने पाँव पे खड़े होना चाहिए, जिसमें मुल्क का मुफाद है, और लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाएं, उस पे चलें। शॉर्ट टर्म पॉलिसी और मुखालफिन को दबाने की, गद्दार बनाने की और महब वतन के सर्टिफिकेट बांटने की, ये पॉलिसियाँ ख़त्म करें, क्योंकि इससे फ़ायदा कम और नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। और ऐसा नुकसान हम कर बैठते हैं कि जो कभी भी नहीं, किसी भी तरीके से हम उसका उजाला नहीं कर सकते। अब कितना भी हम जोर लगा लें, वो हमारा बाजू जो मशरक़ी पाकिस्तान कहलाता था, वो दोबारा मशरक़ी पाकिस्तान नहीं बनेगा। एक दोस्त ने कॉलम लिखा था, वो उसका जिक्र करना चाहूँगा। पिछले दिनों शाहनवाज फारूकी साहब मेरे दोस्त हैं, कराची में उन्होंने एक प्रोग्राम रखा था, वहाँ चले नाम भी ले लेता हूँ, जनरल उमर साहब। ये इनके 2 बरखुरदार हैं, एक मुस्लिम लीग नून में है ज़ुबैर साहब, और एक तहरीक इंसाफ में है।
तो उनके वालिद साहब जनरल उमर साहब थे, वो एक प्रोग्राम रखा गया था कराची में एक अखबार जिसारत के तवसत से मशरकी पाकिस्तान के हवाले से। तो इन्होंने कहा कि कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है, अगर पाकिस्तान अलग हुआ तो वो एक और इस्लामी मुल्क में इजाफा हो गया। तो शाह नवाज फारूकी ने फिर लिखा कि इस तरह तो फिर ये 4 सूबे इनको अलग कर दें तो 4 मज़ीद इस्लामी मुल्कों में इजाफा हो जाएगा। तो ये देखें यानी कितनी पस्त सोच है, अपनी गलती को मानने की बजाय वो एक बड़ी गलत सी मिसाल है, मैं देना नहीं चाहता कि वो दरख्त की, जो समझदार है वो समझ जाएंगे। तो वो है, बजाय इससे सबक हासिल करें उसको कह रहे हैं कि जी वो अच्छा हुआ, वो तो इस्लामी मुल्कों में इजाफा हो गया। भाई ये देखो वो क्यों इस तरह हुआ। और आज पिछले दिनों ये सिंधु देश के नारे आपने सुने होंगे, मैंने लगाए तो कुछ दोस्तों ने किया कि ओहो ये आप तो बड़ा जुल्म कर रहे हैं, इस तरह के इनके आप नान जाने अनजाने या ना अनजाने पता नहीं क्या क्या लिखा था, इनके मावन बन रहे हैं, इस तरह को इनको बिल्कुल ना शेयर किया करें। मैंने कहा यार ये ख़त्म हो चुकी थी। हमारे एक आए थे अमीरुल मोमिनीन हज़रत ज़ियाउल हक साहब, जनरल ज़ियाउल हक साहब, और वो GM सईद साहब के पास गुलदस्ता लेकर उनके दरबार पर हाज़िरी देते थे कि पीपल्स पार्टी को ख़त्म करने के लिए आप हमारा साथ दें। तो जितनी भी कौम परस्त जमातें हैं, MQM जब इसका ज़हूर हुआ तो ये जनरल ज़ियाउल हक साहब का दौर था, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और वो फाशिस्ट तरीका इख्तियार किया, जब वो फिर इस्टेब्लिशमेंट के गले पड़ते हैं तो फिर ये उनको पिटाई करते हैं, मारते हैं, लेकिन उनको जो बिल्कुल मेन स्ट्रीम में कभी आने की इजाज़त नहीं देंगे, उनको ज़िंदा रखा जाता है इस तरह के ग्रोहों को। इसकी मैं एक और आपको मिसाल दे देता हूँ, ये जो पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, इस पर भी बहुत बड़े सवालिया निशान है। वज़ीर गुलालई, इसके तल्लुकात हर एक को पता है किससे थे। बुशरा एक है ANP में थी वो, और कुछ लोग हैं, मैं इनके नाम मुनासिब नहीं समझता, छोड़ें आप। लेकिन ये सब क्यों बनती इस तरह की तंजीमें, इतने सख्त मौक़िफ़ को क्यों अपनाया जाता है? ये जानबूझ के फिर लोग कहते हैं नहीं 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 वो तो मिलिट्री को गालियाँ निकाल रहे हैं। यार वो गालियाँ निकालेंगे तो वो आगे आएंगे ना, फिर उनको ख़त्म करने के लिए दोबारा ऑपरेशन किया जाएगा, समझें आप। तो ये बड़ी एक खौफनाक गेम है, इसको बंद करना चाहिए। पहले इस तरह के लोगों को क्यों हम प्रमोट करते हैं जानबूझ के? सिर्फ जो मुल्की और कौमी सतह की जमातें हैं उनका वोट बैंक तोड़ने के लिए, उनको कमज़ोर करने के लिए इलाकाई और कौम परस्त जमातों को जानबूझ के उठाया जाता है। ये पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, मैं उस वक़्त पाकिस्तान था, हमने बहुत ज़्यादा इधर भी जब नजीबुल्लाह को शहीद किया गया, वो रॉ अनवार के ख़िलाफ़ मुहिम चलाई, तो इस्लामाबाद में था, बल्कि उस धरने में मैं अचानक उधर से गुज़र रहा था पैदल ही, क्योंकि मेरा एक टाइम था एक दोस्त के साथ, वो नज़दीकी जो इस्लामाबाद प्रेस क्लब का, तो मैं चला गया धरने में। तो सारे वो बड़े बुज़ुर्ग और बड़ी वो जैसे सरदारों का स्टाइल उस तरह के और पश्तो में कर रहे थे। तो पहले मैंने भी कोशिश की फिर, लेकिन मैं समझ गया कि ये मामला अब ज़रा उस चीज़ से, यानी कि उसकी लाश को बेच दिया गया, और उस नाम पे बिल्कुल मुझे तो वो सीन याद आ गया कि कराची में बुशरा जैदी की लाश को बेचकर उसके नाम पर MKM की इमारत को हमारे अदारों ने, हमारे जनरल ज़ियाउल हक साहब ने, हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने उसको खड़ा किया। तो इसी तरह अब ये खड़े करने जा रहे हैं नजीबुल्लाह मसूद की लाश पर एक नई इमारत। तो वाकई वही हुआ कि उसके बाद एक पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट बनी। हर दफ़ा वो पाकिस्तान को गालियाँ भी निकालेंगे और ख़ुद ही हमारे जो अदारे उनको मशहूर करेंगे, सारा वो इंटरनेशनली भी होंगे। और बलूचिस्तान के अंदर पहले ही एक आग लगी हुई है, उसको हम, वो भी आग लगाने वाला कोई गैर नहीं था, हमारा वो कमांडो, और बड़ा वो मुक्के इस तरह लहरा लहरा के कहता था कि ऐसी जगह से बम मारूंगा कि आपको दिखाई नहीं देगा। तो उसका कसूर है, किसी
सिविलियन का कसूर नहीं है। सिविलियन जो मुल्क की दो बड़ी पार्टियां, उन्होंने तो अपने साथ उसको लगाया, पीपल्स पार्टी ने भी और ये मुस्लिम लीग नवाज ने, मियां नवाज शरीफ ने खुसूसन, और ये इमरान खान साहब भी बड़ा एक क्लियर अपना मौक़िफ़ रखते थे इस तरह की, यानी कि मुल्क के अंदर जो मिलिट्री की तरफ से फ़ौजी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं खुल के उनकी मुखालफत करते थे। और जमात इस्लामी के अमीर थे, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, सैयद मुनव्वर हुसैन साहब, वो और ये इमरान खान, इनका बड़ा सख्त मौक़िफ़ होता था इस बारे में दोनों का कि बिल्कुल ये हमारे मुफाद में नहीं अपने लोगों को मारना, इनसे आप डायलॉग करें और जो वाकई मुल्क दुश्मन है उनके साथ और तरीके से निपटें, लेकिन आम लोगों से इस तरह ये अंदाज ना अख्तियार करें। ये नफ़रतें बढ़ाने और आपस में दूरियां पैदा करने का सबब बनता है। ये फितने को ख़त्म करने का ये तरीका नहीं कि एक और फितना पैदा कर लिया जाए, और वो ना ख़त्म होने वाला है। ये इस वक्त सी पैक देख लें, जिस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब और डॉक्टर कदीर ने एटमी प्रोग्राम के ज़रिए पाकिस्तान को महफूज किया। अल्लाह ताला ने ये एक दूसरी बार पाकिस्तान को मौका दिया, गिफ्ट दिया कि वो इसको कंप्लीट करें। और चाइना, ये मैं आपको 100% बल्कि 200% कह लें, गारंटी से कह रहा हूं कि आने वाली जो पूरी सदी एक जो होगी ये चाइना की है। और जैसे एक ज़माने में रशिया और अमेरिका थे, वो दो ताकतें थी बड़ी दुनिया की, और इस वक्त तो मुझे लग रहा है ये जिस तरह ये अल्लाह रहम करे पूरी इंसानियत पे, सब पे रहम करे, ये जो कोरोना के हालात चल रहे हैं तो ये तो पूरी दुनिया का बिल्कुल हशर नशर हो गया है। और इसमें जब ये ख़त्म होगी, अल्लाह पाक इसको जल्दी ख़त्म करे, पूरी दुनिया के लिए इसको बेहतरी और अमन बना दे, ये कोरोना की वबा को ख़त्म करे, तो इसके बाद जो दुनिया आएगी वो बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। और पाकिस्तान के लिए बड़ा एक अच्छा चांस है कि चाइना पाकिस्तान के साथ अच्छा है, पाकिस्तान भी उसके साथ अच्छे दोस्ताना तल्लुकात हैं, तो उनको खुद सोच के समझ के, सिर्फ उसको मोटरवे या प्लाजे लेने या टूल प्लाजा लग गया इसका नहीं, लंबी प्लानिंग करें। वो इतनी बड़ी आबादी है, उसका फ़ायदा उठाएं, उनको इन्वेस्टमेंट के लिए लेके आ रहे हैं आप, बिल्कुल वो, यानी कि कुछ लोग उस पर प्रोपोगंडा करते, मेरा तो ज़ाती तजर्बा चाइनीज़ के साथ, बहुत दफ़ा मैं गया हूँ चाइना, कि वो कारोबारी लोग हैं, वो इस तरह के सोच नहीं है कि कब्ज़ा कर लो, इनको डंडे मारो। अगर आप दोस्तों में कोई पीकिंग गया हो तो जाके देख लें, उधर जैपनीज़ ने जो उनके साथ सलूक किया, तो जैपनीज़ पे अल्लाह ताला की तरफ से पता नहीं ये क्या हुआ कि एटम बम 2 गिराए गए, जो अफसोसनाक है, लेकिन ये हुआ। तो आज वो दुनिया की सबसे महज़ब कौम अगर कोई गिनी जाती तो जैपनीज़ है, लेकिन उन्होंने चाइनीज़ के साथ बहुत जुल्म किया, लेकिन चाइनीज़ ने कभी भी नहीं, अब भी नहीं वो रवैया उनके साथ अख्तियार किया। वो बस अपने बिजनेस पे तवज्जो देते हैं, तो पाकिस्तानियों को भी चाहिए, और खुसूसन सिविलियन जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, सियासतदान है, हमारे दूसरे महकमे भी हैं सारे, सबको सोच समझ के बड़े अच्छे अंदाज में अल्लाह ताला ने जो मौका दिया इसको वेल करें। और जरदारी साहब को, आसफ अली जरदारी साहब को मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ कि हम लोग भी उस वक्त जब वो बहुत ज़्यादा जाते थे तो यही समझते थे कि शायद ये अपने किसी चक्कर में, लेकिन वो एक दफ़ा उन्होंने फिर कह ही दिया बाद में कि यार इतना मुझ पे इल्ज़ाम लगाए इन लोगों ने, तो मैं तो खामोशी के साथ सी पैक के मामलात को ही आगे बढ़ाने के लिए जाता था, अपनी फैक्ट्रियाँ लगाने या इस तरह की चीज़ें। तो वाकई ये सही बात है, मियां नवाज शरीफ साहब ने ज़रा खुल के काम किया, उस पर ओपनली किया, उसको ज़्यादा में मीडिया में भी लेके आए, वो उनका अपना अंदाज था। तो इमरान खान साहब उस वक्त धरनों में मसरूफ़ थे, ये एक बड़ी बदकिस्मती। ये कुछ चीज़ें होती हैं, उस पर सबको इत्फाक करना चाहिए। मुझे अच्छी तरह याद है चाइना के प्रेसिडेंट आ रहे थे और खान साहब कह रहे थे कि वो पाकिस्तान नहीं आ रहे, ये मौजूदा गवर्नमेंट हम लोगों से झूठ बोल रही है ताकि हम एहतजाज वगैरह ख़त्म कर दें, हालांकि वो हकीकत थी। और
वो आ रहे थे, फिर वो पाकिस्तान नहीं आए, वो मेरे ख्याल में इंडिया चले गए, और ख़ासा बड़ा उन्होंने एग्रीमेंट इंडिया के साथ किया। तो ये पाकिस्तान को एक तोहफ़ा मिला हुआ है सी पैक के हवाले से, इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। नौजवानों को आगे लेके आएँ, उनको हर महकमे में अंदर जाने के मौके दें, एक्सटेंशन और इस तरह के जो असूल हैं इनको बिल्कुल ख़त्म करें, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने किया हुआ है। एक लिमिट है, हर अपने सीनियरिटी के हवाले से आए, कोई भी इंडियन एजेंट नहीं है फ़ौज के अंदर या किसी और महकमे में भी नहीं, सब पाकिस्तानी है, और अल्हम्दुलिल्लाह एक से एक बढ़कर महब वतन है। उसको मौका दें, वो इंशाल्लाह पहले से बेहतर ही साबित होगा, क्योंकि उसने सारा कुछ सीख लिया होता है, पुरानी गलतियाँ। तो ये बात आप जहन में रखें, वो हम लोगों से नौजवान आने वाली नस्ल वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो इतने जाहिल नहीं है, वो अक्सर पुरानी गलतियों से सबक हासिल कर चुके होते हैं, जिनको हम दोहरा के खुद सबक हासिल करते हैं। तो उनको आने दें। रिटायरमेंट की जो आपकी उम्र है उस पर बस खुदा हाफिज़ के और घर में बैठ के आराम करें, ना कि किसी महकमे में जाके दोबारा लगें या किसी और जगह पे जाएं। अच्छी आपको मिल रही है, बस उसी पे गुज़र करें, और जो गरीबों के हालात है उसको बेहतर करने की कोशिश करें। अभी एक दोस्त ने पैगाम छोड़ा है कि अब गरीबों के ज़िंदा रहने का भी, मैं पूरा याद नहीं, आबिद चौधरी साहब ने लिखा था कि बहुत बुरी हालात है इधर पाकिस्तान में। मैं देखता हूँ वाकई लोग खुदकशियों पे मजबूर हो गए, और कुछ लोग अगर अब भी कहते हैं कि महंगाई नहीं है और क्यों है, तो बस अल्लाह ही उनको हिदायत दे। इसका हल हमें ढूंढना चाहिए कि क्या वजूहात है कि इतना लोगों को खुराक भेजने वाला मुल्क आज गंदम और चीनी तक बाहर से मंगवा रहे हैं। तो क्या वजूहात हैं इसकी? खुदा की नाराज़गी, नाहिली, या कोई बहुत बड़ी हमारे साथ गेम हो रही है और हम ना जाने में उसका हिस्सा बन रहे हैं। तो इससे हमें सबक हासिल करना चाहिए, और अपने अवाम को साथ लेकर चलें, सियासतदानों को साथ लेकर चलें, सिविल ब्यूरोक्रेसी को साथ लेकर चलें, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे माहौल में काम करें। उनका अपना काम है, उनको वही काम करने दें, लेकिन उनके साथ खामखा बिगाड़ने की भी ज़रूरत नहीं। लेकिन उनको आगे ला के एक पेज वाला खुदा के लिए जब बंद कर दें, क्योंकि इसका फ़ायदा नहीं, ये नुकसान हम खामखा उनको घसीट के सियासत में ला रहे हैं, और इसका नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। वो अपना काम करें और सियासतदान अपना काम करें। हर एक का अपना फील्ड है और हर एक अपने फील्ड में माहिर है, उसको काम करने दें, और इसी में हम सब की बेहतरी है। अगर हम अपने आप को अक्ले कुल और दूसरे को किसी भी महकमे का उसको अगर जहल समझेंगे, नाहल समझेंगे, तो मेरे ख्याल में ये जुल्म होगा, नाइंसाफ़ी होगी। अल्लाह ताला ने पाकिस्तानी कौम को बहुत ज़्यादा जहन दिया हुआ है, इसका इस्तेमाल करना एक फ़न है, और फ़न के लिए थोड़ी सी अपना अंदर गैर जज्बाती जो एक है अंदाज़ वो अख्तियार करना होगा। अगर हर वक्त जज्बाती रहेंगे, हर वक्त एक दूसरे को गद्दार, मुनाफिक, घटिया, चोर डाकू इस तरह के नारे लगाते रहेंगे, तो फिर वो कौम कभी नहीं बन सकेगी। वो टुकड़ों में बट जाएगी, मज़ीद टुकड़ों में बट जाएगी, और उसका नुकसान हम भुगत चुके हैं और भुगतते रहेंगे। तो बजाय इसके कि इस तरह के टुकड़ों में बटें, हम जमहूरी रवैयों को अपनाएं। फाशिस्ट जो सोच है उसको खुदा के लिए ख़त्म कर दें। ये हिटलर जब आया था ये फाशिस्ट था, मुसेलिनी ये भी फाशिस्ट था। ये उनके लोगों से जाके पूछें कि उसका नाम सुनना नहीं गवारा करते। तो जब वो था बहुत पॉपुलर था, वो जब नारे लगाता था वो कहते थे बिल्कुल तुन के रखो, दबा के रखो, पहली बारी तारीख जो है इस तरह करके रखो, कोई उसका फ़ायदा नहीं। कौन जिंदा है? जो नरमी के साथ बर्ताव करता है, जो सख्ती के साथ करता है वो खुद ही टूटता है। किसी को जलाने से आज तक माचिस जिंदा नहीं रही, सबसे पहले वो खुद ख़त्म होती माचिस की तीली, और दूसरे को आग पानी लगाने से बुझ जाती। लेकिन वो माचिस की तीली जो आग लगाने का काम करती है वो खुद कभी नहीं आती दोबारा दुनिया में।
तो खुदा के लिए तमाम सियासी पार्टियां, सियासी अशखास, जो शख्सियात मुहतरम हमारी जितनी भी हैं, ख्वाह वो पोजीशन में हों या हुकूमत के अंदर पहले सफ लाइन के हों, सेकंड लाइन के हों, थर्ड लाइन के हों, उनको बहुत तहम्मुल के साथ, बुर्दबारी के साथ सारे मामलात को लेके आगे बढ़ना चाहिए और हर चीज़ का हल जमहूरी रवैयों के अंदर तलाश करें। फाशिस्ट रवैये ना कभी पहले किसी कौम को बना सके या उसको तरक्की दे सके। तो खुदा के लिए जर्मनी से, इटली से, जापान से ये चीज़ें हम लोग काश सीख लें, बजाय इसके कि हम वो चीज़ खुद करें तजर्बा और बाद में कहें कि ओहो इसका तो बड़ा नुकसान होता है। दुनिया के अंदर मिसालें हैं, उनसे हम सीखें और इस तरह के रवैयों से हट जाएं, बाज आ जाएं, रवादारी का माहौल पैदा करें, तहम्मुल का माहौल पैदा करें, एक दूसरे की बात सुनें, एक दूसरे को दलील के साथ, मोहब्बत के साथ कायल करने की कोशिश करें। सोशल मीडिया पे हर वक्त एक दूसरे को गालम गलोच ब्रिगेड जो तैयार किए हुए हम लोगों ने, इसको ख़त्म कर दें। ये इंतहाई नफ़रत का माहौल ख़त्म करने में सबसे ज़्यादा रुकावट ये जो है सोशल मीडिया बन रहा है। अभी आदमी को बात शुरू करता है और उसको गाली से जवाब आना शुरू हो जाता है। तो क्या हम इस तरह का दे रहे हैं? एक अच्छी अल्लाह ताला ने आपको नेमत दे दी, नेमत ही मैं तो अभी तक कह रहा हूँ इसको और कहता भी रहूँगा कि इसका मुस्बत इस्तेमाल करें, अच्छा इस्तेमाल करें, लोगों को जोड़ने वाला बनाएं, तोड़ने वाला ना बनाएं, लोगों के अंदर अच्छी सोच पैदा करें, गद्दार बनाने की फैक्ट्री ना करें, किसी महबूब वतन को इतना ना तंग करें कि वो तंग आके इस तरह के अल्फाज अदा करे कि सबको नंगा खड़ा कर दे। कि वो बहुत ज़्यादा गलतियाँ हैं सब में। तो इतने ये जो अपने आप को महबूब वतन और दूसरे को गद्दार कहने की सुबह सुबह शुरू कर देते हैं, ये ज़रा अपने अंदर ही रखें तो इनकी मेहरबानी होगी अपने ऊपर भी और पाकिस्तान की कौम पर भी, कि इस तरह के ये फतवे अपने पास रखें और अपने आप को ही देते रहें तो मेरे ख्याल में बेहतर है। जो गद्दार है वो सबको पता है, पूरी कौम को पता है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने बहुत अच्छी बात की थी उस वक्त, मुशर्रफ साहब ने उनका पता नहीं क्या क्या बना दिया था। तो बाद में सुहेल वड़ैच साहब को एक दफ़ा इंटरव्यू दे रहे थे डॉक्टर साहब, तो उन्होंने कहा कि ठीक है जी, मुझे मुशर्रफ साहब ने उस वक्त गद्दार बना दिया था, तो अब वो भी आए, मैं भी, और हम चलते हैं राजा बाज़ार। तो इस्लामाबाद फुटपाथ पे बैठ के उन्होंने इंटरव्यू दिया हुआ, आप सोशल मीडिया पे तलाश करें, लिख के डॉक्टर कदीर विद सुहेल वड़ैच, वो आ जाएगा, जियो पे था। तो चलते हैं, तो वहाँ के अवाम खुद ही फैसला कर लेंगे कौन गद्दार है और कौन महबूब वतन। तो देख लें, डॉक्टर साहब तो उधर ही हैं और हर अवाम के दिल के अंदर जो जितनी उनकी इज्जत है वो मेरे ख्याल में किसी की भी नहीं है। और जो असल गद्दार है, जिसको कानून के मुताबिक पाकिस्तान की तारीख में पहली बार किसी को गद्दार और उसके लिए सज़ा जो सुनाई गई है वो मुशर्रफ है, वह छुप के बैठा हुआ है। अल्लाह ताला सबके वालिदैन को सलामत रखे, लेकिन सब ने मरना है। नवाज शरीफ की बीवी मरी, उस पर भी कितने अजीबोगरीब अंदाज अख्तियार किए गए, मजाक उड़ाया गया कि नहीं ये हॉस्पिटल ही नहीं है, ये तो सर्जरी का है, जल्द ठीक करवाने का। उनकी वालदा फौत हुई, उस मौके पे भी इस तरह के अल्फाज। सॉरी, ये दरमियान में मेरे हाल में ज़रा डिस्कनेक्ट हुआ। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि बड़ा गलत हमने किया। नवाज शरीफ साहब की जब अहलिया फौत हुई, उससे पहले वो इलाज के लिए लंदन में थी, तो अक्सर लोग ये लिखते थे कि जी वो तो हॉस्पिटल ही नहीं है,
कैंसर का इलाज उधर हो ही नहीं सकता। वो तो एक है, अल्लाह भला करे, क्या नाम, जिल्द की इस तरह वो सर्जरी कराने के लिए। तो ये खुद मैंने इस तरह की चीज़ें देखी हुई हैं, जानने वाले दोस्त हैं उन्होंने भी ये चीज़ें लिखी। तो ये इस तरह खुदा के लिए ना करें, क्योंकि कोई आदमी मुश्किल में हो, परेशानी में हो, तो इस तरह की चीज़ें करेंगे आप तो दवा तो नहीं देगा वो, मेरे ख्याल में। डरें मजलूम की बद्दुआ से। अब उनकी वालदा का इंतकाल हुआ तो तूफ़ान बदतमीज़ी था कि DHL के ज़रिए उनकी लाश पार्सल कर दी गई, फ़लाँ कर दिया गया, फ़लाँ कर दिया गया, ये बदबख्त आए नहीं, अल्लाह ने इनकी छीन ली। यार क्यों इस तरह के अल्फाज अदा करते हो? वो आदमी अपनी बीवी को बेहोश और कोमा की हालत में अपनी बेटी के साथ पाकिस्तान आके उसने गिरफ्तारी दी, तो उस बारे में तो कम से कम ये अल्फाज नहीं आपको अदा करने चाहिए, अगर थोड़ी सी सेंस रखते हैं आप। बाकी इख्तलाफ करें, बिल्कुल करें, आपका जमहूरी हक है, मेरा भी हक है, आपका भी हक है। हो सकता है मैं आपसे ज़्यादा इख्तलाफ उनकी पॉलिसियों से करता हूँ, खान साहब से ज़्यादा करता हूँ, या नवाज शरीफ साहब से ज़्यादा करता हूँ, या पीपल्स पार्टी से ज़्यादा करता हूँ, लेकिन मैं ये अंदाज़ कभी नहीं इख्तियार करता कि दुश्मन, ये सियासी दुश्मन, यानी कि फ़र्क है इसमें, आम दुश्मन नहीं है, सियासी मुखालिफ ज़रूर है, लेकिन इकट्ठे बैठे आप। ये सियासतदानों की अगर कभी हम देख लेते हैं, उनकी माँ बहन में देखता हूँ की होती है, वो मुनाफिक, वो फलाना, भाई क्यों? पाकिस्तानी आप, इंसान है, पाकिस्तानी है, मुसलमान आप, बिल्कुल वो आपका एक अलग है सियासी इख्तलाफ होना चाहिए। सियासी इख्तलाफ नहीं होगा तो वो सिर्फ कब्रिस्तान में नहीं होगा, खामोशी, सब एक चुप। क्या चाहते हैं आप पाकिस्तान के अंदर ये माहौल हो? नहीं, सियासी माहौल को जिंदा रहने दें, लेकिन एक दायरे के अंदर, तहजीब के अंदर। माँ बहन की गाली, और ये पिछले दिनों जो चले ट्रेंड, याद है मुझे, नानी पाक पतन की पिंडी के दल्ले, पता नहीं क्या क्या गंदे ट्रेंड। शर्म आनी चाहिए हमें, यानी कि हम किस सतह तक गिर चुके हैं कि एक इंतहा पसंद जो सोच रखने वाला फाशिस्ट, वो भी शर्मिंदा होगा कि ये किस किस्म की कौम मुझसे भी आगे बढ़ गई है, और इस हद तक जा सकते हैं गालम गलोच में, और इंतहाई गलीज़ किस्म की गालियाँ ऐसी ऐसी सोशल मीडिया पे हम अपने मुखालफीन को, और ख़ुसूसन अपने सियासतदान मुखालफों को, अपने सहाफ़ी भाइयों को जो हमसे इख्तलाफ करते हैं, उनके अकाउंट्स पे जाके आप देखें तो उनके दिल पर क्या बीती होगी। वो यानी कि आप अपनी पार्टी के साथ भी जुल्म कर रहे हैं। तो मैं तो नहीं समझता कि आप वाकई जिस पार्टी से हैं उसकी तर्जमानी इस अंदाज में कर रहे हैं कि उसकी माँ बहन एक कर रहे हैं। तो वो तो इंसान है ना, आहिस्ता आहिस्ता वो दूर होता जाएगा, और एक दिन आएगा वो आपका पक्का मुखालिफ सियासी हो जाएगा। सियासी बल्कि मुखालिफ नहीं, सियासी दुश्मन हो जाएगा आपका। वो जर्नलिस्ट, वो एंकर जिसको आप गंदी गालियाँ सुबह से लेकर रात 12 बजे तक माँ बहन की और पता नहीं कौन कौन सी ईजाद की होती हैं गालम गलोच ब्रिगेड ने। वो देखा करें आप ज़रा ट्विटर पे कौन कौन से ट्रेंड चल रहे हैं। तो ये मत समझें कि अब PTV का दौर है, सब हरा ही हरा नज़र आएगा। अब सोशल मीडिया का दौर है, अब जो अच्छाई है वो भी नज़र आएगी, जो बुराई है वो भी नज़र आएगी। कौम की एक बहुत बड़ी खामोश अक्सरियत है, सारी चीज़ों को वो बड़े गौर से देख रहे होते हैं कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन इस मौके पे अच्छा काम कर रहा है, कौन गलत काम कर रहा है, ये तरीकाकार अच्छा है, ये तरीकाकार गलत है। बहुत अच्छी तरीके से देख रहा होता है।
और जब भी उसको मौका मिलेगा वो बड़े अच्छे अंदाज में फिर जवाब देगा। लेकिन वो खामोश लोग हैं और महंगाई इतनी हो गई है कि वाकई मैं खुद भी गया हूँ, बच्चे भी जाते रहते हैं, बताते हैं कि यूरोप से, फ्रांस से ज़्यादा दूध महंगा है, फ्रांस से ज़्यादा सब्ज़ी फ्रूट महंगे हैं, हर चीज़ यहाँ से महंगी है। इधर देख लें, यानी कि मिनिमम एक तनख्वाह 1400 यूरो है तकरीबन, और पाकिस्तान में एक मज़दूर की कितनी है। ये आप छोड़ें कि मोबाइल इतने हो गए, जैसे मुशर्रफ कहता होता था कि बड़ी अमीर कौम है, आप मज़दूर की देखें, उसके अंदर भी हमारे जैसा खून है। वो उसकी बदकिस्मती ना उसको कहें, हम लोग भी किसी गरीब घराने में, किसी मज़दूर घराने में पैदा हो सकते थे। हमें को सफ़ेद खून या नीला खून नहीं, हमारे अंदर भी उसी तरह का खून रगों में दौड़ रहा है। अल्लाह का शुक्र अदा करें, और सबसे अहम किरदार हुकूमत को अदा करना है कि महंगाई को या इस तरह की चीज़ों को ख़त्म करने के लिए कोशिशें करे। ये बाहर से आके कोई नहीं करेगा। ये कर्ज़े लेने बंद करें, कर्ज़े अगर लेने उससे इंडस्ट्री लगाएं, और ये अब ड्रामा बंद होना चाहिए जी, फ़लाँ हुकूमत ये कर गई, फ़लाँ। ये आपका काम है, हुकूमत जिस तरह भी मिली अब आपके पास है। अवाम ये नहीं देखेगी कि आपको मौका मिला या नहीं मिला, आपके पास है। अब आपने गालियाँ नहीं निकालनी, काम करना है, तो फिर लोगों को खुशी और दुआएं उनके दिलों से निकलेंगी। वरना लोगों की बददुआएं, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, बहुत नुकसानदेह होती हैं। पहले लीडरों को नुकसान पहुंचाती हैं, फिर उस खित्ते के लिए नुकसानदेह बन जाती हैं। इराक के अंदर आप अच्छी तरह देख सकते हैं, सद्दाम साहब, वो भी लोगों के साथ इस तरह डिक्टेटर, और सब अच्छे की रिपोर्ट। कज़ाफ़ी साहब के बारे में भी इसी तरह था। और दुनिया में जिस तरह भी ये होते, वो रवैये नहीं चलते भाई। तो बेहतर है कि हम अपने आप को अभी भी समझा लें। ये हिटलर और मुसोलिनी की जो सोच है उससे निकल जाएं, और उन अक़वाम पे जो आज तक लेबल लगे हुए हैं और सज़ा जो भुगत रहे हैं, और उसके नतायज भी भुगत रहे हैं, और क़यामत तक ही उनको भुगतने पड़ेंगे, तो उससे बच जाएं, वही बेहतर है। अवाम के लिए भी, हुकूमत चलाने वाले लोगों के लिए भी, खारजा पॉलिसी बनाने वाले लोगों के लिए भी, और अपने इर्द गिर्द अच्छा एक माहौल पैदा करें। अपने हमसायों के साथ भी अच्छे तल्लुकात पैदा करने की कोशिश करें, क्योंकि इस वक्त दुनिया मज़ीद किसी तलखी का, लड़ाई का की मुतहम्मल नहीं हो सकती। इंडिया के साथ भी मामलात को अच्छे तरीके से हल करने की कोशिश करें। अफ़गानिस्तान के साथ भी अच्छे दोस्ताना तल्लुकात को बहाल करने की कोशिश करें। ईरान के साथ भी, चाइना के साथ भी मज़ीद अच्छे तल्लुकात करें। दुश्मनियों को यानी कि कम करने की कोशिश करनी चाहिए, मुल्की तौर पर भी और बैनुल अक़वामी तौर पे भी। यही एक असूल अच्छा होता है, वरना नफ़रतें बढ़ाने का कुछ हासिल नहीं है। वो एक लाल बत्ती है, उसके पीछे लगे रहेंगे और आखिर में थक के हम बैठ जाएंगे और को हमें कुचल के ऊपर से चला जाएगा। बस अल्लाह ताला हम सब पे रहम करे और पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत पसंद जो लोग हैं उनकी हौसला अफजाई आप तमाम दोस्तों को करनी चाहिए, और आमराना सोच जो भी रखता है उसकी हौसला शिकनी करें हर मौका पर, किसी भी पार्टी से हो। ये मैं आपको कभी नहीं कहूँगा कि फ़लाँ पार्टी, जो भी आमराना सोच रखता है उसकी नफ़ी करें आप। लीडर की भी हो सकती है, कारकुन की भी हो सकती, किसी वज़ीर की हो सकती, किसी मिनिस्टर की, और की, जो भी। बहरहाल उस तफसील में नहीं जाना चाहता, आप मुझसे ज़्यादा समझदार हैं इस मामले में। और लोगों के अंदर
आसानियाँ पैदा करने वाले बने, प्यार बांटने वाले बने, मोहब्बत बांटने वाले बने, कांटों को चुनने वाले बने, कांटे बिछाने वाले ना बने, ताकि जब हम दुनिया से जाएं तो लोग हमको अच्छे लफ्ज़ों से याद करने वाले हों, ना कि बुरे लफ्ज़ों से। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासर हो। अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। अपने इर्द गिर्द में लोगों का ख्याल रखें और कोशिश करें कि पाकिस्तान में महंगाई का जिन है, हुकूमत को उस पर मजबूर करें कि वो जितना जल्दी काबू पा ले। क्योंकि अक्सर वीडियो देखता हूँ तो देखी नहीं जाती जो ख़वातीन की भी होती हैं, कि वो कहती हैं हमें अपनी इज़्ज़त पे को बेचने पर मजबूर हो चुके हैं। तो अल्लाह ना करे कि उस तरह का माहौल जैसे ब्राज़ील में किसी ज़माने में या फिर और मुल्कों में भी होता था, अल्लाह ताला माफ़ करे। बस अल्फाज नहीं उस चीज़ों को दोहराने के। बस इजाज़त दें मुझे, काफ़ी टाइम आप दोस्तों को ले लिया। आखिर में फिर वही बात कि फाशिस्ट रवैयों की हौसला शिकनी, ज़ुबान से जिस तरह भी प्यार से उनको समझाएं और जमहूरी रवैयों की जिस तरह भी आप हमायत कर सकते हैं वो करें, उसी में बेहतरी है। आपकी, मेरी, पूरी दुनिया की उसी में बेहतरी है। इजाज़त चाहता हूँ, फिर इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।